इन दिनों हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद इस केस में लगातार सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ साल पहले यानी लगभग 10 से 11 साल पहले एक ऐसी ही वारदात हुई थी और यह वारदात कर्नाटक से सामने आई थी, जिसके बाद ठीक ऐसे ही जैसे कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वहां पर भी लोग सड़क पर उतर गए थे। यहां तक कि ये हाल हो गया था कि पुलिस को हर रोज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था और बताना पड़ता था कि आखिरकार इस केस में क्या हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 360 स्टोरी पर फिर से एक और सच्ची घटना के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इस केस के बारे में। दरअसल आज से 11 साल पहले लेके चले तो जून का महीना होता है। साल 2013 की बात है, जब एक लड़की जो मणिपाल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की एक मेडिकल की छात्रा थी, वह रोज लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी। वो 20 जून 2013 की मनहूस रात थी, जब कर्नाटक की मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मेडिकल की छात्रा लाइब्रेरी में अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज चुके थे। उसने अपनी किताबों को समेटकर वो पैदल ही लाइब्रेरी से कैंपस में अपने रूम की तरफ चल पड़ी। हालांकि उस लाइब्रेरी से अपने कैंपस में जाने के लिए सड़क क्रॉस करना पड़ता है। हालांकि वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही वह लड़की सड़क क्रॉस करने जाती है तो इसी दरमियान घात लगाए कुछ शख्स वहां होते हैं। यह बाकायदा ऑटो रिक्शा में होते हैं। वे फौरन अपनी ऑटो रिक्शा से निकलकर जबरन उस लड़की के साथ खींचातानी करने लगते हैं, उसे खींचने लगते हैं, उसे ऑटो में बिठाने की कोशिश करते हैं। लड़की चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। ये आवाज़ सुनकर कैंपस में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वे दौड़कर वहां आते हैं और लड़की को बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो थोड़ी देरी से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वे 3 जो दरिंदे होते हैं ऑटो में बैठाकर लड़की को फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात जो वहाँ के गार्ड होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के, उन्होंने बाकायदा देखा था और फौरन वे मणिपाल पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। एक ऑटो रिक्शा थी जिसमें एक लड़की जो स्टूडेंट है यहाँ की, लाइब्रेरी से पढ़कर कैंपस आ रही थी। तभी ऑटो से 3 लड़के निकले और उसे जबरन खींचकर ऑटो में बिठा लिया और फरार हो गए। गार्ड ने पुलिस को बताया कि ऑटो कौन सी दिशा में गई है। कुछ देर में ही थाने में तैनात इंस्पेक्टर सदानंद मौके पर पहुंच गए। सदानंद ने छात्रा की रूममेट को अपना फोन नंबर दिया और थाने की टीम को उसकी तलाश में लगा दिया। पुलिस के लिए 1-1 मिनट भारी था। पुलिस ने छात्रा की रूममेट से पूछताछ की, आखिर यह लड़की कितने बजे आती थी, क्या था दिनचर्या के बारे में। छात्रा की रूममेट से ही पुलिस छात्रा का फोन नंबर लेती है और इसके बाद सीडीआर खंगालने लगती है, लोकेशन ट्रेस करती है। जैसे भी हो पुलिस कुछ पता लगा सके जिससे वह लड़की की पहचान हो सके कि इस वक्त उसकी मौजूदगी कहाँ पे है और उसके साथ जो दरिंदे हैं कुछ गलत ना कर सके। यही वजह होती है कि पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने लगती है। यह नंबर इस वक्त कहाँ पे एक्टिव है। वहाँ की सीसीटीवी भी पुलिस खंगालती है ताकि कुछ सुराग मिल सके, लेकिन सीसीटीवी में भी सिर्फ इतना ही दिखता है कि एक ऑटो से 2 लड़के उतरते हैं और छात्रा को जबरन ऑटो में खींचकर बैठाकर फरार हो जाते हैं। लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उस ऑटो का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया, जिससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अभी करीब 4 घंटे बाद लगभग 3 बजे इंस्पेक्टर सदानंद के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कॉल छात्रा की रूममेट का था। उसने पुलिस को बताया कि छात्रा वापस लौट आई है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। अब पुलिस हैरान परेशान रह जाती है कि आखिर इतने घंटे, तकरीबन 4 घंटे के बाद वह लड़की को वापस छोड़ के गए हैं। आखिर क्या हुआ। इस पूरी वारदात के बारे में जानने के लिए पुलिस फौरन उस यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच जाती है। अब पुलिस पीड़िता से पूछताछ करने लगती है। हालांकि पीड़िता का जो हाल था, दशा था, वह ठीक नहीं था। उसे देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। जैसे ही पीड़िता से पूछताछ करते हैं, थोड़ी बहुत वह बातें बताती है, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक होती है कि उसे देखकर पुलिस फौरन उसे मेडिकल के लिए ले जाती है। जैसे तैसे समझाती है और उसका मेडिकल करवाती है। यह केस इतना पेचीदा था कि पुलिस को सॉल्व करने के लिए कुछ कड़ियाँ ही नहीं जुड़ पा रही थी, कुछ सबूत ही नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि पीड़िता वापस अपने हॉस्टल तो पहुंच गई थी, लेकिन वे जो दरिंदे थे जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था, उन दरिंदों का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था। आपको बता दें कि पीड़िता इतनी डरी सहमी हुई थी कि वह पुलिस को ठीक से बयान भी नहीं दे पा रही थी। पर मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था। लड़की को पहले तो कैंपस से जबरन ऑटो में खींचकर बैठा लेते हैं और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उस ऑटो में 2 लोग होते हैं और एक ऑटो ड्राइवर।
यानी कुल 3 लोग मिलकर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है और उसे कोई मदद नहीं मिल पाती है। ये 3 दरिंदे लगभग 4 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी करने के बाद 2 दरिंदे बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं, जबकि एक ने उसे वापस यूनिवर्सिटी के गेट के पास छोड़ आते हैं। ये सारी खबर अगले दिन आग की तरह फैल गई और इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली में निर्भया कांड का मामला उस समय लोगों के जहन में था ही, और ऐसे में एक और घटना ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया था। जूनियर डॉक्टर के साथ हुए इस दरिंदगी के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। लोगों में बहुत गुस्सा था और उनके जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर कब तक देश की बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कोलकाता के इस घटना ने 11 साल पुराने उस केस की यादें भी ताजा कर दी हैं। इस मामले में फिर से पुलिस ने पीड़िता से कुछ दिन बाद पूछताछ की और पीड़िता की मदद से स्केच बनवाकर जारी कर दी। दरिंदों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। इंस्पेक्टर सदानंद और उनके सीनियर ऑफिसर अगले 4 दिनों तक बिना सोए इस केस की जांच करने में लगे रहे। करीब 150 पुलिस वालों की टीम इस केस पर काम कर रही थी। अब पुलिस ने पूरे जिले के ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 12,000 ड्राइवरों को स्कैन किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसी बीच पुलिस को किसी ने खबर दी कि योगेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। पुलिस ने भी तुरंत उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तब तक वह शहर छोड़कर भाग चुका था। अब इस मामले में पुलिस के पास पहला संदिग्ध मिल चुका था। पुलिस ने उसके बाद आसपास के इलाकों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि जिस जगह से छात्रा को किडनैप किया गया था उसके पास एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पुलिस को इस मामले में अहम सुराग मिला। सीसीटीवी में नजर आया कि घटना के कुछ मिनट पहले ही योगेश और उसके 2 साथी हरिप्रसाद और आनंद पेट्रोल पंप पर गए थे। पुलिस ने अब तेजी के साथ इन तीनों की तलाश शुरू की, लेकिन तभी अधिकारियों के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। योगेश की तलाश में जुटे इंस्पेक्टर सदानंद के मोबाइल पर एक दिन योगेश का फोन आया और उसने कहा कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि इससे पहले ही वो अपनी जान दे देगा। पुलिस को दूसरे आरोपी आनंद के बारे में भी यही सूचना मिली। अब पुलिस के सामने इन आरोपियों को पकड़ने और इन्हें अपनी जान देने से रोकने की चुनौती थी। पुलिस ने योगेश के नंबर को ट्रेस कर उसे पकड़ लिया। जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया वो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। उसे भी समझ आ गया था कि उसने जो दरिंदगी की है उससे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जिसके डर से और समाज के ताने से बचने के लिए वो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। योगेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आनंद और हरिप्रसाद को भी गिरफ्तार कर लेती है। केस की जाँच पड़ताल में पुलिस को पता चलता है 2 अन्य आरोपी योगेश के भाई बालचंद्र और हरिप्रसाद के भाई हरिंद्र पुजारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत को नष्ट करने की कोशिश की थी। फिर पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट में चला गया। इस मामले में पीड़ित मेडिकल छात्रा को मीडिया से बचाने के लिए पुलिस ने एक अनोखी तरकीब भी अपनाई। पुलिस टीम ने छात्रा को बिना किसी मुश्किल के कोर्ट लाने के लिए एक नकली पीड़िता का सहारा लिया। मीडिया को चकमा देने के लिए पहले बुर्का पहनी एक दूसरी महिला को कोर्ट लाया गया। जब मीडिया के कैमरे उसकी तरफ थे तभी असली पीड़िता को बुर्का पहनाकर चुपचाप पीछे के दरवाजे से कोर्ट में लाया गया। मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं थी कि असली पीड़िता को पीछे के दरवाजे से कोर्ट रूम में लाया जा चुका है। कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2015 को सभी 5 आरोपियों योगेश, हरिप्रसाद, आनंद, बालचंद और हरिंदर को दोषी ठहराया। कोर्ट ने योगेश, हरिप्रसाद और आनंद को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं बालचंद्र और हरिंदर को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को सचेत करना है, महिलाओं को जागरूक करना है कि वो सचेत रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।